हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा माथुर है और आज हम पीजीटी कॉमर्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जो हर कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप पीजीटी कॉमर्स की या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नेतृत्व कौन करता है। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग इज हेडेड बाय। तो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का सचिव, प्रधानमंत्री। कौन है जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नेतृत्व करता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री। केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री। द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग है उसके हेड हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विक्रय प्रक्रिया का वह चरण जिसमें विक्रेता योग्य संभावित ग्राहकों की पहचान करता है। द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स। प्रपोजल, सोलिसिटेशंस, प्रमोशंस, प्रोस्पेक्टिंग, स्पेसिफिकेशंस। हिंदी में है प्रस्ताव याचना, संवर्धन, पूर्वेक्षण या विशिष्टता। इसका आंसर है फ्रेंड्स जो हमारा टू क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारा प्रोस्पेक्टिंग, पूर्वेक्षण। इसके अंतर्गत जो विक्रेता है वह यह प्रोस्पेक्टिंग के अंतर्गत जो विक्रेता होता है, सेलर होता है, वह यह देखता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको खरीदने वाले ग्राहक कौन से होंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स पूर्वेक्षण या प्रोस्पेक्टिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोषों के उपयोग में सम्मिलित नहीं है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड यूजेज इन फंड्स। ऑपरेटिंग लॉसेज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेज, नॉन ट्रेड पेमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड शेयर्स। क्रियाशील हानि, लाभांश व कर का भुगतान, कर व्यापारिक भुगतान, अंश पूंजी के बदले स्थायी संपत्ति का क्रय। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो है अंश पूंजी के बदले स्थायी संपत्ति का क्रय। जो ये तीनों हैं ऑपरेटिंग लॉसेज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेज, नॉन ट्रेड पेमेंट्स, ये सभी फंड के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन अंश पूंजी के बदले स्थायी संपत्ति का क्रय, अगर हम कोई भी शेयर कैपिटल खरीदते हैं तो उसके बदले स्थायी संपत्ति का क्रय, अगर हम स्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो उसके लिए अंश पूंजी जारी करते हैं, उसमें फंड सम्मिलित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स मुद्रास्फीति और मंदी का संयोजन क्या कहलाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज। जो मुद्रास्फीति है और मंदी है उनके संयोजन को क्या कहते हैं। हमारे जो ऑप्शन है वो है स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन। मुद्रास्फीति जनित मंदी, उच्च मुद्रास्फीति, कम मुद्रास्फीति, अस्थिरता। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स जो इन्फ्लेशन है प्लस रिसेशन है उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, मतलब अत्यधिक महंगाई। और रिसेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स बेरोजगारी का बढ़ना। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है स्टैगफ्लेशन, अर्थात मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो हमारा राइट ऑप्शन है मुद्रास्फीति जनित मंदी। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषताओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों को लगातार समायोजित करना कहलाता है। एडजस्टिंग प्राइसिंग कॉन्टिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड सिचुएशंस इज। प्राइमरी प्राइसिंग, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राथमिक मूल्य निर्धारण, मूल्य लोच, गतिशील मूल्य निर्धारण या गतिशील द्वितीयक मूल्य निर्धारण। जो व्यक्तिगत ग्राहक हैं और उनकी स्थितियों की विशेषताओं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कीमतों को लगातार
कंटिन्यूसली एडजस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, गतिशील मूल्य निर्धारण या डायनेमिक प्रेसिंग बोलते हैं इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा दीर्घकालीन शोधन अक्षमता अनुपात है, अर्थात विच अमोंग द फ्लोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, विच अमोंग द फ्लोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, अर्निंग पर शेयर रेशो, ईपीएस रेशो, प्रोप्रिएटरी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो या कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट ऑप्शन है प्रोप्रिएटरी रेशो। यह जो रेशो है यह बताती है कि कंपनी अपने दीर्घकालीन दायित्वों को पूरा करने के लिए कितनी सक्षम है, अर्थात जो ये हमारी रेसी है प्रोप्रिएटरी रेशो, स्वामित्व अनुपात, ये हमें बताता है कि जो हमारी कंपनी है अपने जो दीर्घकालीन दायित्व है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, उनको पूरा करने के लिए कितनी अक्षम है। तो दीर्घकालीन शोधन अक्षमता अनुपात हमारा है प्रोप्रिएटरी रेशो। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, लोग परिवार की आय बढ़ने पर भोजन, आवास, परिवहन, हेल्थ केयर और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों में अपने खर्च को स्थानांतरित करते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं। पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, अदर गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगराइज एज फैमिली इनकम राइजेज द लॉ नोन एज। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम भोजन, आवास में कम खर्चा करके जो हमारी और मतलब सेवाओं की श्रेणी है उनके अंदर अपने खर्च को स्थानांतरित करते हैं, तो इस नियम को क्या कहते हैं। तो यह है फ्रेंड्स हमारा एंगल्स लॉ, एंगल का नियम। इसके अंतर्गत परिवार की आय और परिवार की आय और बढ़ने पर भोजन, आवास, परिवहन, हेल्थ केयर, अन्य वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों में अपने खर्च को स्थानांतरित करते हैं, तो यह नियम है हमारा एंगल्स नियम, एंगल्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये पीटर का नियम है ऑप्शन 2, ये है संगठन और प्रबंधन से संबंधित। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से। जो ये जोन का नियम है ये एंगल्स लॉ जैसा ही है, जो ये जोन का लॉ है ये एंगल्स लॉ के जैसा। ये राइट का नियम है अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है एंगल्स लॉ। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कर की दर और कर राजस्व की राशि के बीच संबंध क्या कहलाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू कोलेक्टेड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लाफर कर्व, इंडिफरेंस कर्व या केंसियन कर्व। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है लाफर वक्र या लाफर कर्व। यह हमारे कर की दर और कर राजस्व की राशि के बीच रिलेशन को बताता है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति जिसमें एक देश द्वारा आर्थिक लाभ दूसरे देश का आर्थिक नुकसान होता है, अर्थात एक देश को लाभ होता है और दूसरे देश को आर्थिक नुकसान होता है। तो इसके जो ऑप्शन है जीरो सम गेम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड या इकोनॉमिक बैलेंस। जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है जीरो सम गेम, अर्थात जीरो सम गेम का अर्थ होता है ऐसी स्थिति जिसमें जैसे किसी खिलाड़ी का लाभ दूसरे खिलाड़ी के नुकसान के बराबर होता है, इसे हम जीरो सम गेम भी बोलते हैं, अर्थात एक को लाभ होगा तो एक को हानि होगी। जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है फ्रेंड्स, ये किसी देश के सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो आयात निर्यात का अंतर होता है, और जो आर्थिक संतुलन होता है वह किसी देश की स्टेबिलिटी को दर्शाता है, इकोनॉमिक सेटेबिलिटी को दर्शाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है जीरो सम गेम। ऐसी स्थिति जिसमें एक देश द्वारा आर्थिक लाभ दूसरे देश का आर्थिक नुकसान होता है, तो वह है जीरो सम गेम। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामग्री के FSND के वर्गीकरण में F का क्या मतलब है। जो सामग्री का इन FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल FSND में F स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स जो F है ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, फास्ट, फ्यूचर या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स जो ये ऑप्शन है इसमें से हमारा राइट ऑप्शन है फास्ट। हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है फास्ट। इसकी जो FSND है वो F का मतलब होता है फ्रेंड्स फास्ट मूविंग, S का मतलब होता है स्लो मूविंग, N का मतलब होता है
नॉन मूविंग, और डी का मतलब होता है डेड स्टॉक, अर्थात फास्ट मूविंग तेज़ी से चलने वाला माल, मतलब इसे बहुत ही जल्दी हम उपयोग करते हैं, इसे स्टॉक में रखने की ज़रूरत नहीं होती। और जो स्लो मूविंग वाला होता है वो धीरे धीरे बिकने वाला माल होता है। और जो नॉन मूविंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं बिकता फ्रेंड्स। और जो डेड स्टॉक होता है वो बेकार होता है, मतलब मृत होता है, उसे कंपनी से निकाल देना ही बेहतर होता है। तो ये है FS&D मटेरियल क्लासिफिकेशंस। तो F का मतलब है, जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है फास्ट मूविंग। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगला है हमारा, ये भी प्रैक्टिकल है। अगला है हमारा कि अधिकतम शेयर आवेदन धन कितना हो सकता है। तो जो हमारा अधिकतम द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, तो वह है शेयरों के अंकित मूल्य का 50%। हमें शेयरों के आवेदन मतलब एप्लीकेशन मनी कैन बी 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। शेयरों के जो हमारा राइट ऑप्शन है 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। बाकी का जो हमारा रहता है मनी, उसको हम अलॉटमेंट पे, कॉल मनी पे आदि पे मंगवा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है हमारा 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक्स एक नाबालिग है, यह गलत व्याख्या करते हुए कि एक्स एक नाबालिग है, यह गलत व्याख्या करते हुए कि वह बालिग है, वाई को एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह तो एक्स अनुबंध के तहत उत्तरदायी है, अनुबंध के तहत उत्तरदायी नहीं है, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, व्यस्तता प्राप्त करने पर अनुबंध के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स एक्स ए माइनर मिस प्रेजेंटिंग दैट इज ए मेजर इंक्लूज वाई टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एक्स इज। तो यह अनुबंध के तहत उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वह नाबालिग है। तो राइट ऑप्शन है हमारा नॉट लाइबल ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये प्रैक्टिकल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सार्वजनिक कंपनी के एसोसिएशन क्लॉज में कितने लोगों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। द एसोसिएशन क्लॉज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाई 10%, 12%, 7% या 5%। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है 7%। जो एक सार्वजनिक कंपनी है उसके एसोसिएशन क्लॉज में 7 लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए उसका एसोसिएशन ऑफ क्लॉज। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बजट भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान है। बजट है जो वह भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान है जो एक उपक्रम की एक समय की निश्चित अवधि के लिए कुछ और सभी गतिविधियों को सम्मिलित करता हुआ क्रमबद्ध आधार के अनुसार व्यवस्थित होता है। यह परिभाषा किसने दी। ये बहुत लंबी होगी फ्रेंड्स, तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं कि जो बजट है उसकी परिभाषा किसने दी है। तो बजट की परिभाषा दी है H.J. वेल्डन ने। बजट की परिभाषा किसने दी है, H.J. वेल्डन ने। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक प्रदर्शन मूल्यांकन में जिसमें सहकर्मी कर्मचारी के प्रदर्शन में इनपुट प्रदान करते हैं, अर्थात परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को-वर्कर्स प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। इसके ऑप्शन है फ्रेंड, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम, पीयर इवेलुएशन, प्रीक्विस्टिस और परफॉर्मेंस प्रोग्राम। प्रदर्शन आधारित प्रणाली, सहकर्मी का मूल्यांकन, पूर्व शर्तें, प्रदर्शन कार्यक्रम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है सहकर्मी का मूल्यांकन या पीयर इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत जो सहकर्मी होते हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब जो एक दूसरे की परफॉर्मेंस है उसमें इनपुट प्रदान करते हैं, उनका पीयर इवैल्यूएशन करते हैं। 30 डिग्री इवैल्यूएशन 360 डिग्री इवैल्यूएशन टेस्ट है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत सभी सहकर्मी एक दूसरे का पीयर इवैल्यूएशन करते हैं। तो एक प्रदर्शन मूल्यांकन जिसमें सहकारी कर्मचारी के प्रदर्शन में इनपुट प्रदान करते हैं, तो राइट ऑप्शन है सहकर्मी का मूल्यांकन या पीयर इवैल्यूएशन। हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम और बाकी के जो रहते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कॉमर्स के PYQ समझ में आए होंगे या अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट और अगले PYQs के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।